नमस्कार, मैं एकता झा द खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक बार और हिंसा की खबर सुनने में आई और इस बार तो हद ही पार हो गया। ईडी पे हमला किया गया है। उत्तर 24 परगना में जो है लोगों को तृणमूल नेता द्वारा उकसाया गया और उन्होंने जो है वो ईडी पे हमला कर दिया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उमेश राय जी। तो मैं उनसे जानती हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है दिन पे दिन और ऐसे बदतर होते जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। सर, पश्चिम बंगाल में इस बार तो हद ही पार हो गया सर, ईडी पे हमला। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपका जो प्रेजेंटेशन का भूमिका है, मुझे लगता है कि इस भूमिका में थोड़ा-सा कुछ संशोधन करने का ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी व्यक्ति के उकसाने पर नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री के उकसाने पर हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि केंद्र की जो एजेंसियाँ हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जब ये आपके इलाके में आए तो महिलाएँ झाड़ू लेकर और कटारी लेकर इनको रोके, प्रतिवाद करे। उन्होंने जो-जो तरीका बताया था, उसी तरीके से इस बार ईडी के लोगों पर हमला हुआ। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता ये बताने पर लगे हैं कि वो बहुत जनप्रिय व्यक्ति था, शेख शाहजहां। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईडी किसी घोटाले के विषय में उनके यहाँ जांच करने गई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में ईडी या किसी सेंट्रल एजेंसी के ऊपर हमला हुआ। इसके पहले मैं आपको कई एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ तारीख के साथ। 22 अक्टूबर 2019 को राजीव कुमार के ऊपर सीबीआई उनको अरेस्ट कर ले जाने लगी। तृणमूल के नेताओं ने और कलकत्ता पुलिस ने उस पूरे सीबीआई के अधिकारियों को घेर लिया। मुख्यमंत्री स्पॉट पर पहुंचती हैं और सीबीआई के घेरे से राजीव कुमार को बचाती हैं। ये वही राजीव कुमार हैं जो आज पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी बनाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस हद तक जाती है। सीबीआई के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग, तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है, ये सत्ता में आने के पहले हर विषय पर सीबीआई की जांच मांगती थी, पैरामिलिट्री की मांग करती थी। आज उनको सीबीआई पर और ईडी पर भरोसा नहीं है। 2023 के 21 अप्रैल को नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमेटी आई थी पश्चिम बंगाल में जांच करने। उनके ऊपर हमला हुआ। इस पूरे विषय को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक टीम बनाई, नोटिस किया पश्चिम बंगाल के डीजीपी को। 8 अक्टूबर 2023 को ईडी ने फिरहाद हकीम को उठाकर निजाम पैलेस ले जाने का काम किया और तृणमूल कांग्रेस ने निजाम पैलेस का घेराव कर दिया। हजारों हजार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उकसाकर वहां लाया गया और एक तरह से सेंट्रल एजेंसी पर दबाव बनाया गया कि आप फिरहाद हकीम को छोड़िए। ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा है, चुनाव के समय में जब सेंट्रल फोर्स आती है तो उनको उकसाया जाता है, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इन सबको सह देती है। सर, शेख शाहजहां का एक जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है अभी। सर, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ईडी की इतनी हिम्मत कि वो उनके घर तक पहुंच जाए। तो क्या पश्चिम बंगाल के नेताओं को इतना पता है कि उनके सर पे जो हाथ है वो मुख्यमंत्री का है, वो कुछ भी करने से घबराते क्यों नहीं है? देखिए, ये शेख शाहजहां अकेले नहीं है। उस इलाके में और भी 2-3 तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं जो वर्तमान में जिनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला है। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायमंड हार्बर की एक सभा में गए थे जेपी नड्डा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी के पूरे काफिले पर हमला हुआ था, उसमें भी यही लोग थे और ये सारे लोग को इनके नेता हैं अभिषेक बनर्जी। इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि ये किसी से नहीं डरते हैं। अब बताइए, जिनको सीबीआई से डर नहीं लगता है, जिनको बीएसएफ से डर नहीं लगता है, जिनको आर्मी से डर नहीं लगता है, इनका मन कितना बढ़ा हुआ है। आप हमको बताइए ना, अगर शेख शाहजहां के घर जो छापा पड़ा वो तो भ्रष्टाचार के मामले में पड़ा, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? ये सारा का सारा विषय हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला हो या एफसीआई का राशन का घोटाला हो, ये सारा का सारा जांच, ये सारा जांच हो रहा है हाई कोर्ट के निर्देश पर। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आप मुझे बताइए। अनुव्रत मंडल अच्छे आदमी हैं, मानिक भट्टाचार्य अच्छे आदमी हैं, ये जो लोग जेल में हैं इनके खिलाफ तो आपको तो अगर ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो आप कोर्ट में जाइए ना। 12-12 बजे रात को, 1-1 बजे रात को तो कांग्रेस के लोग और इस गठबंधन के लोग जाके कोर्ट खुलवाते हैं। तो अगर केंद्र की सरकार किसी को गलत फंसा रही है, तो आप कोर्ट जाइए। अगर उनके पास सबूत नहीं होगा तो वो छूट जाएंगे लोग। आप एक व्यक्ति को 4 महीना से एसएसकेएम में बंद करके रखे हैं, जांच एजेंसी को उसके पास जाने नहीं दे रहे हैं। कालीघाट काकू का स्थिति ऐसा है कि उनका वॉइस सैंपल लेने के लिए 4 महीना इंतजार करना पड़ा, और जब उनको ले गया जोका ईएसआई, तो वहां बता रहा कि ये फिट है। तो एक फिट व्यक्ति को आप बीमार घोषित करके जबरन रखे हैं हॉस्पिटल में कि उसका मुंह नहीं खुले और आपको सबूत नहीं मिले, तो सर, ऐसा कितना दिन चलेगा? सर ऐसा भी है कि जब अब उनसे पूछा गया कि ऐसा जो हमला हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो ये कह रहे हैं ईडी ने उकसाया वहां के लोगों को। तो वो जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मीडिया पे हमला किया गया, ईडी पे हमला किया गया। तो ये जो गुंडा राज है पश्चिम बंगाल में, कब तक चलेगा? और इसके लिए जो है अभी तक दीदी का कुछ बयान सामने क्यों नहीं आया है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं बहुत लाग लपेट में नहीं रहता हूं। ये कोई पहली बार घटना नहीं है। अल्पसंख्यक इलाके में इस तरह के जो लोग हैं, जो माफिया हैं, इनको बचाने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है, चूंकि इनको प्रशासन से कोई डर होता नहीं है। मेरे बचपन की बात मुझे एक याद है। मटिया बुरुज में एक बार पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी ने किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए, किसी अ, खुरापाती तत्व को पकड़ने के लिए प्रयास किया था। उस समय उनको मार के काट के बोरा में भर दिया गया था। ये कोई पहली बात नहीं है। फिरहाद हकीम जैसे लोग खुलेआम बयान देते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है हमारा इलाका, जहां पुलिस भी कार्रवाई करने के पहले 5 बार सोचती है कि मैं उस इलाके में जाऊंगा तो सही सलामत आऊंगा कि नहीं। शेख शाहजहां का इलाका भी ऐसा ही था। ये लोग अपने आप को रॉबिन हुड बताने के चक्कर में माफिया का काम करते हैं। जितने तरीका से अवैध तस्करी होता है उस सब में ये लोग लिप्त है। इतना पैसा ये लोग कमाते हैं और सत्ताधारी पार्टी का वरदस्त हासिल है, तो स्वाभाविक रूप से इनका मन बढ़ता है। सिर्फ यही नहीं, आप बॉर्डर के किसी इलाके में जाइए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो हम लोग देख रहे थे, गौ तस्करी का एक मामला बीएसएफ ने पकड़ा था, और सीज की गई गायों को जब बीएसएफ लेके जा रही है, तो महिलाएं हाथ में कटारी लेकर और बीएसएफ के लोगों से लड़ रही हैं और रस्सी को काट रही हैं, जिससे कि वो गाय खुल के भाग जाए। ये सब कुछ, ये लॉ एंड ऑर्डर देखने की काम पुलिस की है, लेकिन पुलिस को चूंकि वहां पैसा मिलता है इसलिए पुलिस वहां नहीं थी, और बीएसएफ को महिलाओं के कटारी का सामना करना पड़ता है, अपने जान को जोखिम में डाल के काम करना पड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बोलती है कि बीएसएफ अगर कहीं गलती करता है तो स्थानीय लोगों को प्रतिवाद करना चाहिए, उस पर जरूरत पड़े तो बल प्रयोग करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जो बार बार फेडरल स्ट्रक्चर की बात करती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को सह देने वाली मुख्यमंत्री सर है। अपोजिशन ये मांग कर रही है कि यहाँ जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो आप इसका समर्थन कितना करते हैं? देखिए, जिस प्रदेश में किसी बैंक का, किसी एसोसिएशन का, किसी स्कूल के परिचालना कमेटी के चुनाव में भी बम गोली चलता है, जहां पंचायत के चुनाव में सैकड़ों लोगों को जान गंवाना पड़ता है या घायल होना पड़ता है, पोलिंग पार्टी तक को घायल होना पड़ता है, उनकी मृत्यु होती है, जहां बात बात पर गोलियां चलती हैं, जहां के हर विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त है, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए तो और क्या किया जाए? ये स्वाभाविक बात है। ये मांग उठ रही है और ये मांग वाजिब भी है कि लॉ एंड ऑर्डर तो एक विषय है, जहां लॉ एंड ऑर्डर होगा ही नहीं, जहां एक तरफा राज चलेगा, जहां सत्ता गुंडागर्दी के बल पर चलेगी, वहां पर स्वाभाविक रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में लोकतंत्र बचे, तो जब लोकतंत्र ने जो आपको ताकत दी है व्यवस्था को बदलने की, वो ताकत को का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए। सर तृणमूल के कुछ नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो बस हमारे लिए है, तो इस वजह से जो है जनता वहां पे गुस्साई हुई थी और उन्होंने जो है वो ईडी सीबीआई पे हमला कर दिया। तो क्या वाकई में ईडी सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के घर क्यों जाती है? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मेरे घर भी ईडी सीबीआई का रेड हो? आप मुझे बताइए ना। जिनके घर छापामारी हो रहा है, रुपया उनके घर निकल रहा है, कागज उनके घर से पकड़ा जा रहा है, दस्तावेज उनके घर से मिल रहे हैं। ईडी सीबीआई कोई बच्चा जैसा थोड़ी ना कि कहीं जाके बैट बॉल लेके खेलने लगेगा। सर आप ये कहना चाह रहे हैं ईडी और सीबीआई जो है वो सिर्फ अपोजिशन के घर ही जाएगा? एकदम नहीं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके घर जाएगा, और ईडी सीबीआई ऐसे मुंह उठाकर कहीं नहीं चला जाता है। उसके पास तथ्य प्रमाण मिलते हैं, उसकी जांच होती है, व्यवस्था की रेकी होती है। ये बहुत बड़ी एजेंसी है।
मेरे शिकायत कर देने से किसी घर ईडी का रेड नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये पूरा का पूरा विषय लिंक टू लिंक हो रहा है। एक जगह छापा पड़ा, वहां से कुछ दस्तावेज मिले, वहां से कोई प्रमाण मिला, तो फिर दूसरे घर छापा पड़ा। ये स्वाभाविक है, ये एक जांच प्रक्रिया है। सत्ता में आप हैं, भर्ती घोटाला आप किए, चावल लूट आप किए, अम्फान का पैसा आप लूटे, नगर निगम में नौकरी के नाम पर रुपया आप लिए, तो छापा बीजेपी के घर पड़ेगा। आप हमको बताइए ना, बीजेपी कहीं रहेगा, कोई गड़बड़ करेगा तब ना होगा। तो जो लोग व्यवस्था में हैं, सत्ता में हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो लोग खाए हैं उनके हलक में हाथ डालकर अब उसको वापस निकालने का क्या समय लग है। रहा है सरकार जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कुछ एक्शन लेंगी? मुख्यमंत्री जो खुले मंच पर खड़ा होकर बोलती हैं कि इस तरह के लोग जो ईडी सीबीआई के लोग आ रहे हैं, इनको आप सबक सिखाइए। आप क्या उम्मीद रखती हैं वो क्या करेंगे? वो तो उनके कहने पे हुआ है, वो तो उनको शाबाशी देंगी। आप बताइए ना, भ्रष्टाचार को टॉलरेट करने वाले लोग, आप उनको क्या कहेंगे? गलती को सह देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना गलती करने वाला दोषी है। तो मैं तो बार-बार कहता हूं कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ईमानदार थे और इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनके टेन्योर में हुआ, उसी तरह सत्ता की प्रतीक कहे जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर इसलिए वैसे तो दीदी हर चीज में आगे होती हैं, वो चाहे कुछ भी मुद्दा हो उनका बयान बिल्कुल सामने आता है। और जब उनके राज्य में ऐसा कुछ देखा जाता है तो वो चुपचाप पीछे हो जाती हैं, ना वो बोलती हैं ना उनके साथ जो होते हैं वो बोलते हैं। और अंत में जो ब्लेम है वो अपोजिशन पे लगा देते हैं कि हमें डिफेम किया जा रहा है। तो इस बार भी वो वही करेंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है विभिन्न विभागों में, विभिन्न संसाधनों की जो चोरी हुई है, इसमें कहीं न कहीं जब तक ऊपर के लोग शामिल नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं होता है। छोटी सी एक बात बताते हैं। चिड़ियाखाना में मेरे एक मित्र घूमने गए थे। वहाँ पर एक बाघिन ने नए शिशु को जन्म दिया था, शावक को। वहाँ लिखा हुआ था मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से इस बाघिन ने बच्चे को जन्म दिया। हमारे यहाँ शौचालय भी जो बनता है वो मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से बनता है। एक रास्ते में गड्ढा अगर हो गया और वो बनता है तो मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से होता है। तो पश्चिम बंगाल में जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री की अनुप्रेरणा से हुआ है। इस मुख्यमंत्री को, जिसको एक एक बात की जानकारी है, जिसको ये पता है कि मदन मित्रा कब कलरफुल होते हैं, कब दुखी होते हैं, ये मुख्यमंत्री को पता है। इस मुख्यमंत्री को ये पता है कि अराबुल कितना बम बनवाता है और बम की राजनीति करता है। उस मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है और उसको नहीं पता है, ये पूरा बंगाल नहीं मान सकता है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये उनके अनुप्रेरणा पर, उनके आशीर्वाद से और उनके लिए किया जा रहा है। बंगाल में ये गुंडा राज कब तक चलेगा? जब तक ये हैं तब तक तो सर अभी बैक टू बैक एक ना एक न्यूज हमें सुनने में आ ही रहा है, कभी कहीं हिंसा कभी कहीं हिंसा। और अगर इनके लोगों से पूछा जाए तो ये जो है पूरा ब्लेम अपोजिशन पे डालते हैं, ये कहते हुए कि वो जीत नहीं पाते हैं तो वो हिंसा फैलाते हैं। तो अभी जो है नाम तो उनके नेता का आ रहा है, तो इस बार वो क्या एक्सक्यूज देंगी? देखिए, उनका एक्सक्यूज तो उनको देना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर चीज का अंत होता है। वामपंथियों को भी ऐसा लगने लगा था एक समय में कि 34 साल हमने राज किया और आने वाले 50 साल तक हम ही रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि वो अपने गुंडागर्दी के बल पर और लोक लुभावने जो उनकी योजनाएं हैं उनके बल पर वो सत्ता में रहेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। पश्चिम बंगाल में विकास के लिए लोग अब जागरूक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करारा जवाब मिलेगा और मैं तो इतना आशावान हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 30 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेंगी और 1 साल के अंदर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होगा। 2026 ममता बनर्जी की सरकार नहीं देख पाएगी। इसी आशा के साथ हम लोग जनता के बीच भी जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता बोलती नहीं है, करके दिखाती है और आपको ये सेमीफाइनल 2024 में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ से थे उमेश राय जी जो कि बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल के। तो आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।